Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear viewers, dear friends. Hope you will be fine with good health. Now in this video of digestive diseases and pharmacology in therapeutics 1, I will explain ulcerative colitis and its management part 2. I am Dr. Abdul Malik, PhD Pharmacology, Assistant Professor, College of Pharmacy, University of Sargodha. If you have any question from the previous lecture or video, you can write in the comment section. Now coming to the next video, in which we will explain the following contents, in which treatment methods, healthy lifestyle, drugs used, True Love and Wits Severity Index, combination therapy, herbal therapy will be explained. Please, I request all of you to please subscribe my channel and watch this video full and share with the other people so that they can get the knowledge about this deadly disease, this chronic disease. Now coming to the next management treatment methods. So we will see what are the major methods available for the treatment or its management. क्योंकि इसका completely cure available नहीं है, so we have to manage this disease और इसको properly manage करना चाहिए, क्योंकि extra जो intestinal manifestation भी इसकी जो complications हैं, surgery is also very important, sometimes needed urgently, तो उसको पहले करवानी चाहिए. इसके अलावा healthy lifestyle is very important. नॉर्मली इसको बरकरार रखना होता है, जैसे वाटर इनटेक, डाइट, एक्सरसाइज, उसको मेंटेन करना होता है. डाइटरी चेंजेस जो है करनी होती हैं, सबसे ज़्यादा एससीडी जो डाइट्स होती हैं, स्पेसिफिक कार्बोहाइड्रेट डाइट्स आर गिवन टू दोज पेशेंट्स के उसको मेंटेन करते हैं. एससीडी हम के बारे में भी आगे वीडियो में बनाऊंगा, आप इसको भी देखना. होम रेमेडीज़ भी हम देखते हैं कि घर की जो इस्तेमाल वाली चीज़ें उसको कैसे किया जाए, कौन सी स्पाइसेस चीज़ें खानी चाहिए, कौन सी नहीं. और मेडिकल ट्रीटमेंट भी ज़रूरी है, जिसमें फार्माकोलॉजी इस्तेमाल होती है, फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट्स हैं. इसके अलावा सर्जरी इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. अगर स्पेसिफिक डॉक्टर जो है स्पेशलिस्ट है, गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट है, इसको चेक करता है, सर्जरी की नीड है तो वो भी करवानी चाहिए. इसके अलावा हर्बल ट्रीटमेंट आर आल्सो अवेलेबल, और होम्योपैथिक ट्रीटमेंट जो है वो भी देखनी चाहिए, अगर वहाँ पे अवेलेबल है तो वो भी ट्रीटमेंट को फ़ायदा उठाना चाहिए. नाउ कमिंग टू दी प्रोक्टोकोलेक्टोमी इज द लास्ट पोर्शन, जो रिमूवल ऑफ द कोलन एंड रेक्टम को रिमूवल कर दी जाता है. ये सर्जरी का थोड़ा सा मैंने ओवरव्यू दिया है, लेकिन स्पेशलिस्ट जो सर्जन है वो एक्सप्लेन प्रॉपरली करेंगे. यहाँ पे क्योंकि रिमूवल ऑफ द कोलन एंड रेक्टम को कहा जाए तो प्रोक्टोकोलेक्टोमी वो कहेंगे आप. इसके अलावा रेस्टोरेटिव प्रोक्टोकोलेक्टोमी जो है बेसिकली रिमूवल ऑफ द कोलन एंड रेक्टम, और जो है स्मॉल इंटेस्टाइन के कुछ पोर्शन है जो कनेक्टेड होते हैं और इनमें भी रिमूवल होती है, तो उनको हम बेसिकली रेस्टोरेटिव के उसको बहाल करना है किसी तरीके से, जहाँ जहाँ भी प्रॉब्लम आ रही है. तो ये सर्जरी के जो मेथड्स हैं यहाँ पे मैंने शो कर दिए. आपको थोड़े से मजीद जो है आप सजेशन फ्रॉम दी स्पेशलिस्ट सर्जन जो है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल के सिस्टम के, वो आप उनसे पता कर सकते हैं. नेक्स्ट वी गो टुवर्ड्स दी होम रेमेडीज और हेल्थी लाइफस्टाइल में है योगा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इसको देखा गया है कि ये केयर ज़्यादा इफेक्टिव है फॉर दी अल्सरेटिव कोलाइटिस, उसके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. इसके अलावा सम वॉकिंग, डांसिंग या अदर जो एक्टिविटीज़ हैं, खासतौर पर फिजिकल एक्टिविटीज़, उसको अडॉप्ट करना होता है. स्ट्रेस से जो है रिमूवल करनी होती है, बार बार स्ट्रेस की तरफ नहीं जाना चाहिए. डिप्रेशन के लिए एंटी डिप्रेसेंट दिए जा सकते हैं, तो ये यंग एज में ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, उसको अवॉइड करना चाहिए. इसके साथ साथ जो लाइफ स्टाइल है या आपका वो अच्छा होना चाहिए, सूटेबल होना चाहिए, और परेशानी जो है कम से कम हो. इसके अलावा इंजॉयबल इंटरटेनमेंट, ऐसी एक्टिविटीज़ हों जिसमें आप अपने आप को मेंटेन कर सकें और अपने आप को ये जो प्रॉब्लम है उसको भूल जाएं. तो आगे जो मेडिसिन है उसको भी लें और खुश रहें. तो अब यहाँ पे है होम रेमेडीज़ फॉर अल्सरेटिव कोलाइटिस. सिम्टम्स के लिए कौन कौन सी आप यूज़ कर सकते हैं, किसको अवॉइड कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल अवॉइड स्पाइसी फूड्स, स्पाइसी फूड को अवॉइड करें. अल्कोहल एंड कैफीन को जो है छोड़ दें बिल्कुल. और रिस्ट्रिक्ट फाइबर हैं कुछ, उनको रिस्ट्रिक्ट करना होता है, लेकिन ये सब गुड़ का छिलका जो है वो सूटेबल है, आई थिंक इसमें यूज़ किया जा सकता है. कुछ अदर फाइबर्स हैं उसको अवॉइड करना चाहिए, लाइक फ्रूट्स हैं, कुछ ऐसे कुछ चीज़ें हैं. तो लिमिट डेयरी प्रोडक्ट को लिमिट करना होता है, लेकिन और जो इनकी प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं उनको यूटिलाइज किया जा सकता है. इसके अलावा ट्राई फिश हाई इन ओमेगा 3 फैटी एसिड की कोशिश करनी चाहिए, ज़्यादा खानी चाहिए. या आपके पास कैप्सूल अवेलेबल है ओमेगा 3 फैटी एसिड या फिश ऑयल के, वो इस्तेमाल कर सकते हैं, वो एंटीऑक्सीडेंट है
बहुत अच्छी एक्टिविटी है इनकी। ईट स्मॉल मोर फ्रीक्वेंट मील्स टू डाइजेस्ट बेटर एंड मोर फ्रीक्वेंटली, ज़्यादा बर्डन नहीं डालना चाहिए, थोड़ा थोड़ा करके फ्रीक्वेंटली इनटेक करें तो आप बेटर जो है वो अब्जॉर्प्शन डिस्ट्रीब्यूशन हो सकती है और अपनी रिक्वायरमेंट बॉडी की 1800 के जो कैलोरी है वो आप ले सकते हैं किलो कैलोरी। इसके बाद हम जाते हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस डाइट चार्ट के ऊपर बात करेंगे। इसमें क्या बेसिकली आपको लेना चाहिए, कौन से टाइम पे लेना चाहिए, थोड़ा सा हमने ये हाईलाइट किया। 4 PM है फॉर एग्जांपल, तो टी है या इस तरह की जो चीज़ें हैं आप इनटेक कर सकते हैं। इसके अलावा 8 PM है, 9 AM है, 11 AM है, 1 PM है। तो मुख्तलिफ रूटीन में ये चेंज करते रहते हैं चीज़ें जो अडॉप्ट करने चाहिए। ये हम बताएंगे बेसिकली SCD के बारे में। स्पेसिफिक कार्बोहाइड्रेट डाइट्स जो हैं वो SCD डाइट्स होती हैं, स्पेशली फॉर अल्सरेटिव कोलाइटिस एंड सम अदर डिजीजेस, क्रोन डिजीज़ है उसके लिए। तो उसके बारे में आगे जब डिस्कस करेंगे तो उसको भी हाईलाइट वहाँ पे करेंगे। इसके अलावा टोटल फैट 25 ग्राम शुड बी टेकन, कैल्शियम 600 मिलीग्राम, सोडियम 1000 मिलीग्राम एंड कार्बोहाइड्रेट 250 to 300 ग्राम, प्रोटीन 45 to 50 ग्राम और आयरन जो है 17 मिलीग्राम। तो इसको टोटल चार्ट को आप उसके मुताबिक इस्तेमाल करेंगे 1800 किलो कैलोरीज पर डे के हिसाब से, तो आपका जो बैटर जो है वो अल्सरेटिव कोलाइटिस हो जाएगा और परेशानी जो है कॉम्प्लिकेशन कम से कम होगी। नेक्स्ट वी गो टुवर्ड द ड्रग्स यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ अल्सरेटिव कोलाइटिस। जो इसमें फार्माकोलॉजी इस्तेमाल होती है, क्यों हम इस्तेमाल करते हैं, वाई? इसलिए करते हैं कि एक तो सिवियरिटी ऑफ द डिजीज हैज़ इंक्रीज्ड कि उसको हम नॉर्मली बर्दाश्त नहीं कर सकते। दूसरे नंबर पे एक्सटेंट ऑफ डिजीज जो है वो भी बढ़ चुकी है, रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशन भी बढ़ चुके हैं। देन वी हैव टू स्टार्ट दी थेरेपी, यानी हम ड्रग ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देंगे। अगर इस तरह आप छोड़ के रखेंगे अनहेल्दी, यानी उसको विदाउट ट्रीटमेंट रखेंगे, तो लिहाजा साफ ज़ाहिर है कि कॉम्प्लिकेशन भी बढ़ेंगी, इन्फ्लेमेशन भी आगे बढ़ेगा और ये क्रोनिक डिजीज़ है और रिकरेंट है, रिलैप्सिंग डिजीज़ है, तो ये मज़ीद जो है ऑटोइम्यून डिजीज़ है, उससे इम्यूनिटी जो है इसको मज़ीद डिस्ट्रक्शन काज करती रहेगी। तो इसलिए फौरी तौर पे इसकी ट्रीटमेंट करनी चाहिए, गाइडलाइंस के मुताबिक डॉक्टर को चूज़ करके जो अच्छा हो, स्पेशलिस्ट हो, उनसे मेडिसिन स्टार्ट करवा सकते हैं। इसके बाद जो न्यूट्रिशनिस्ट है उससे भी पूछा जा सकता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद रिमिशन ऑफ IBD कैन बी इंड्यूस्ड। इंडक्शन जो हम करते हैं, रिमिशन से मुराद है कि इसकी जो सिम्टम्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, बेहतरी की तरफ आ जाएगा। इसको मैं पहले भी बता चुका हूँ, टेम्परेरी डिमिनिशन ऑफ सिवियरिटी ऑफ द सिम्टम्स, सिवियरिटी ऑफ द डिजीज और पेन जो है वो कम हो जाना, उसे रिमिशन कहा जाता है। तो IBD में ये एक तो इंडक्शन होती है कि पहले आपने इंड्यूस कर दिया, वो ड्रग दे दी, जिससे ऑटोमेटिकली कौन सी ड्रग दी जाती है इंडक्शन के लिए, और रिमिशन के लिए, मेंटेनेंस के लिए भी यही ड्रग देंगे। इंडक्शन के लिए भी यही ड्रग्स इस्तेमाल होते हैं, मेंटेनेंस के लिए भी यही करते हैं। तो लिहाजा इसमें डोज का, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का 2-3 चीज़ें हैं जिनमें डिफरेंस आ सकता है और उनकी एक्टिविटी भी चेंज हो जाती है। तो इस तरह हम देख रहे हैं, रिमिशन ऑफ IBD कैन बी इंड्यूस्ड विद यूज ऑफ रेक्टल एंड ओरल 5 अमीनो सैलिसिलेट्स, 5 ASAs इसे कहा जाता है। 5 अमीनो सैलिसिलेट्स यानी अमीनो सैलिसिलेट्स हैं एंटी इंफ्लेमेटरी, बेसिकली स्पेसिफिक टारगेट उनका कोलॉन है, वहाँ पे रिलीज होती हैं, वहाँ पे एंटी इंफ्लेमेटरी इफेक्ट होती है। तो इसके बहुत सारी ड्रग्स हैं, मिसालामीन है, इसके अलावा सल्फासालाजीन है। तो इस तरह के आगे हम बताएंगे। कार्टिकोस्टेरॉइड्स हैं, रेक्टल भी दिए जा सकते हैं, ओरल भी दिए जा सकते हैं, लोकली डिलीवर्ड एंड सिस्टेमिक यानी इंजेक्टेबल फॉर्म, या ओरली हम दे सकते हैं इसको, ये इंजेक्टेबल। बायोलॉजिक एजेंट्स हैं, TNF अल्फा इनहिबिटर्स, अल्फा 4 इंटीग्रिन इनहिबिटर्स एंड द इंटरल्यूकिन 12/23 या 13 इनहिबिटर भी लिखा हुआ है कहीं पर 13। इसमें जो ड्रग है ओस्टिकैनुमैब, ये अब मैप जहाँ पे वर्ड आता है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज उसे कहा जाता है। और ड्रग्स यूज्ड टू मेंटेन रिमिशन आर सेम एज दोज यूज्ड फॉर इंडक्शन और मेंटेनेंस के लिए सेम ड्रग्स होती है, लेकिन थोड़ा सा उसमें डोज का और मेंटेनेंस में रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है। इसके अलावा हम बात करेंगे इम्यूनोमोडुलेटर्स हैं, एज़ाथियोप्रीन है, डेरिवेटिव है मर्कैप्टोप्रीन का, और इसके अलावा 6-मर्कैप्टोप्यूरिन है, 6-MP मिथोट्रेक्सेट जो एंटी कैंसर और इम्यूनोसप्रेसेंट के तौर पे इस्तेमाल होती है। ये भी एडिशनल एजेंट्स हैं यूज्ड इन द मेंटेनेंस एंड रिमिशन इन द IBD। तो ये मेंटेनेंस और रिमिशन के लिए इस्तेमाल होती है।
अब हम इसको प्रॉपरली देख सकते हैं कि स्टार्ट में आप कौन सी ट्रीटमेंट करें, स्टेप अप अप्रोच क्या है, स्टेप डाउन अप्रोच क्या है। स्टेप अप में यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, ये न्यूट्रिशनल सपोर्ट प्रोबायोटिक्स को लाजमी देना है, न्यूट्रिशन सपोर्ट्स लाजमी देना है, प्रोबायोटिक्स को भी लाजमी देना है। प्रोबायोटिक्स वो होती हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटी को, उनकी ग्रोथ को बढ़ाती है। जो नॉर्मल फ्लोरा है, जो हमारे एक्टिव, जो हमारे काम आने वाले बैक्टीरिया हैं खासतौर पे, उनको इन्हांस करते हैं, बढ़ाते हैं। उनकी खुराक ये होती है बेसिकली प्रोबायोटिक्स, और जिससे वो ज़्यादा होंगे उतने फायदा हमें देंगे, और जो बैड बैक्टीरिया हैं उसको निकालते हैं बेसिकली। तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट प्रोबायोटिक्स, न्यूट्रिशन सपोर्ट शुड बी गिवन। और इसमें सबसे पहले जो ड्रग्स हैं 5-ASA 5 अमीनो सैलिसिलिक एसिड्स, मैंने आपको बताया था, ये देनी चाहिए। एंटीबायोटिक्स है, रिफाम्पिसिन, जो रिफाम्पिसिन के डेरिवेटिव है, रिफॉक्सामिन है, वो इसमें दी जाती है। स्टीरॉइड्स हैं, कार्टिकोस्टीरॉइड्स हैं, हाइड्रोकॉर्टिसोन है, प्रेडनिसोलोन है, मल्टीपल अदर ड्रग्स आर अवेलेबल। इसके अलावा इम्यूनोसप्रेसेंट इसके बाद दिया जाता है, क्योंकि मोस्ट डेंजरस की तरफ हम जा रहे हैं। पहले जो इजी हैं, साइड इफेक्ट लेस है, उनसे स्टार्ट करते हैं। फिर जो है इम्यूनोसप्रेसेंट्स हैं, जिसमें साइक्लोस्पोरिन है, इसके अलावा हमारे पास एजाथियोप्यूरिन है, मिथोट्रेक्सेट है। इसके अलावा बायोलॉजिकल एजेंट हैं, जिसमें इफ्लेक्सीमैब है, मल्टीपल अदर जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज हैं इसमें दी जाती हैं। इसके अलावा लास्ट इसका जो है फाइनल स्टेप है, वो सर्जरी के साथ इसको रिमूव भी किया जा सकता है अगर इनसे प्रॉपरली इलाज नहीं हो रहा। तो ये पूरा इम्पोर्टेंट जो है ट्रीटमेंट का शेड्यूल है, पूरा एक चार्ट है, पूरा एक कॉलम है जो बता रहा है कि किस तरह इसको ट्रीटमेंट करनी चाहिए। समटाइम्स वी कैन ऐड द कॉम्बिनेशन ऑफ थेरेपी। ये भी नहीं है कि आप सिर्फ अलग-अलग यूज करें, कॉम्बिनेशन ऑफ थेरेपी कैन बी यूज्ड फॉर दैट पर्सन। जो कि कुछ साइड इफेक्ट उनके कम है, वो दूसरा इसको दिया जा सकता है, क्योंकि ऑटोइम्यून डिजीज में इम्यूनिटी भी कम करना है, इन्फ्लेमेशन को भी कम करना है, दो मेजर सिम्टम्स हैं, और पेन और बाकी चीज़ों को भी कम करना है। सिवियरिटी को हम चेक करने के लिए ट्रू लव एंड विट्स मेथड जो इंडेक्स है वो इस्तेमाल करते हैं। उनमें खासतौर पे क्या क्या चीज़ें हम देखते हैं, फीवर को एक चेक किया जाता है, टैकीकार्डिया, अनीमिया या रेज्ड ESR को देखा जाता है। माइल्ड अटैक्स में क्या होता है, जिसमें स्टूल फ्रीक्वेंसी इज लेस देन 4 टाइम्स पर डे के हिसाब से होती है। इसके अलावा जो है मॉडरेट अटैक्स आर दोज वेयर सिवियरिटी बिटवीन माइल्ड एंड सीवियर के दरमियान में। तो इसकी ट्रीटमेंट ऑफ दीज एक्सरबेशन, यानी इन सिम्टम्स का बढ़ जाना, इंडक्शन ऑफ द रिमिशन, जो इंडक्शन और रिमिशन जो हमने करवाया है उसमें अगर थोड़ी सी तब्दीली आ जाती है तो उसमें घबराना नहीं है। आपने कंटिन्यूसली मेडिसिन को इनटेक करना है, डॉक्टर से भी रब्ता रखना है अगर ज़्यादा सीवियर प्रॉब्लम हो जाए, लेकिन उसको छोड़ना नहीं है। ऑटोमेटिकली कोई प्रॉब्लम्स आते हैं, एक्सरबेशन हो जाती है, यानी सिम्टम्स की जो कंडीशन है वो बढ़ जाती है, लेकिन इंडक्शन ऑफ रिमिशन जो है वो ऑटोमेटिकली ड्रग टाइप्स के ऊपर डिपेंड करता है, एडमिनिस्ट्रेड बाय डिफरेंट रूट से कर सकता है, इनमें वेरी कर सकता है, और डिफरेंट डोजेस से कर सकते हैं। ये 3 चीज़ें मैं स्पेशली बताना चाहता हूँ। एक तो डिफरेंट ड्रग टाइप्स हैं, एडमिनिस्ट्रेड डिफरेंट रूट्स हैं, और डिफरेंट डोजेज हैं। ये 3 चीज़ें बड़ा फ़र्क रखती हैं। स्पेसिफिकली इनको देखना होता है कि कौन सी चीज़, कौन सा रूट देना चाहिए। समझ जा रहा है कि अगर इमरजेंसी है तो इंट्रावेनस रूट लाजमी देना चाहिए, अगर वहाँ पे सिवियरिटी कम है तो रेक्टल रूट यूज़ किया जा सकता है। इसी तरह सिवियरिटी के ऊपर डिपेंड करता है। सो नेक्स्ट वी गो टुवर्ड्स अदर ट्रू लव एंड विट्स सिवियरिटी इंडेक्स फॉर अल्सरेटिव कोलाइटिस के लिए क्या करेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें आप इनको स्पेसिफाई कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं बिटवीन माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर कंडीशन ऑफ द अल्सरेटिव कोलाइटिस को। ब्लडी स्टूल पर डे लेस देन 4 to 6, ग्रेटर देन 6, पल्स रेट लेस देन 90 BPM, और यहाँ पे लेस देन 90 और इक्वल टू 90 BPM और ग्रेटर देन 90 BPM जो है, यहाँ पे अगर पल्स रेट होगी तो वो डेंजरस है, सीवियर कंडीशन है। टेम्परेचर इसी तरह अगर देखें लेस देन 37.5 इक्वल टू और लेस देन 37.8 सेंटीग्रेड एंड ग्रेटर देन 37.8 सेंटीग्रेड will be severe condition. Hemoglobin level you can see greater than 11.5 gram per deciliter, greater than or equal to 10.5 gram per deciliter और less than 10.5 gram per deciliter hemoglobin अगर कम होगा तो वो severity ज़्यादा होगी। ESR if we see less than 20 millimeter of per hour equal to or less than 30 millimeter per hour, greater than 30 millimeter per hour is the severe condition.
And now we go towards the CRP. C-reactive protein is very important parameter of inflammation. This is normal and mild condition, less than or lower or equal to 30 milligram per deciliter is the unit, and greater than 30 milligram per deciliter is the severe condition. ये differentiate करते हैं ulcerative colitis को. Now we see the major classification of the drugs. Already I have explained in the chart, previous chart में explain किया है, लेकिन मजीद भी यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ. 5 amino salicylates are there. Oral formulation: balsalazide, mesalamine, olsalazine, sulfasalazine are the oral formulation available. Now we go rectal formulation. Now mesalamine enema is available. Mesalamine suppository is available. Mesalamine is very commonly used drug in this category. तो सबसे ज़्यादा यूज होने वाली जो ड्रग है मिसालामीन है. इसकी मुख्तलिफ डोजेज फॉर्म अवेलेबल है. Corticosteroid, if we see, oral formulation available by budesonide, delayed release. This is the drug. Corticosteroid drug is available. Budesonide extended release is also available. Long duration, delayed release, extended release. Hydrocortisone, normal corticosteroid found in the blood, in the body, and also you can give the exogenously. Very important anti-inflammatory drugs. This is also anti-inflammatory drug. These are also anti-inflammatory drugs. So prednisone, methylprednisolone, intravenous formulation, hydrocortisone, methylprednisolone, rectal formulation, budesonide foam is available, hydrocortisone suppository is available, hydrocortisone enema is available, hydrocortisone foam is also available. ये formulation सबसे ज़्यादा hydrocortisone की है. इसके अलावा biologic agents हैं जो कि हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज से इनको बनाते हैं. स्पेसिफिक टारगेट रख के इनको बनाया जाता है और स्पेसिफिक टारगेट पे ये अफेक्ट करती हैं ड्रग्स. बड़ी लेटेस्ट हैं और बड़ी कॉस्टली हैं. तो TNF अल्फा इनहिबिटर्स हैं. बेसिकली TNF अल्फा जो है बेसिकली इन्फ्लेमेशन कॉज करता है. बहुत सारे डिजीजेज में ये देखा गया है. तो लिहाजा इसमें भी इन्फ्लेमेशन क्योंकि ये प्रोड्यूस होता है, टी सेल्स और बी सेल्स को प्रोड्यूस करते हैं और जिनकी वजह से ये इन्फ्लेमेशन कॉज करता है. तो इनको रोकने के लिए बायोलॉजिक एजेंट्स हैं. Adalimumab, Certolizumab, Golimumab, Infliximab, alpha-4 integrin inhibitor, Vedolizumab, alpha interleukin 12/13 inhibitor, Ustekinumab. ये सारी मैप हैं. आखिर में मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज हैं, स्पेसिफिक सेल से ये बनाई गई हैं, ड्राइव करते हैं और आगे इस्तेमाल करते हैं. इम्यूनोमोडुलेटर्स में इम्यूनोस्प्रेसेंट्स हैं ड्रग्स. बेसिकली azathioprine है, 6-mercaptopurine है, methotrexate है. दिस इज आल्सो यूज्ड इन कैंसर. जो ब्रेस्ट कैंसर है उसमें भी इस्तेमाल होती है और इधर भी इस्तेमाल होती है इम्यूनोसप्रेसेंट के तौर पर. डोज का डिफरेंस है, रूट का डिफरेंस है और ड्रग का डिफरेंस है. ये 3 चीज़ें आपने लाजमी याद रखनी है. नेक्स्ट वी गो, दिस इज द फाइनल, जिसमें एक टेबल है हमारे पास अवेलेबल जिसके बारे में हम देखेंगे फार्माकोलॉजी में. बल्सालाजाइड ड्रग है, उसका ब्रांड नेम कोलाजल है और रूट कौन सा दिया जाता है, पाराओरल है. पाराओरल से मुराद ओरली दिया जाता है यानी मुंह के जरिए दिया जाता है. 3 times डेली TID दिया जाता है बेसिकली. और ये 5-ASA के डेरिवेटिव हैं और रिलीज डिपेंडेंट ऑन क्लीवेज ऑफ क्लोनिक जो बैक्टीरिया है वो इसको ब्रेक डाउन करते हैं. उसके बाद ये रिलीज होते हैं, एक्टिव फॉर्म में बन जाते हैं और ये कोलॉन में जाकर रिलीज होते हैं. वहाँ पे नॉर्मल फ्लोरा जो है बैक्टीरिया होते हैं जो इसकी ब्रेक डाउन करते हैं. इसके बाद मिसालामीन है, प्रीसो पाराओरल वंस डेली, पीएच डिपेंडेंट है, कोलॉन पे इफेक्ट होता है. इसके अलावा एसाकोल HD, कैनेसा, लियाल्डा, पेंटेसा, रोवासा, ये मुख्तलिफ ट्रेड नेम है यहाँ पे अवेलेबल है. मैं मुख्तसर यहाँ पे बताना चाहता हूँ आपको. इसके अलावा ये थोड़ा सा लार्ज भी कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर ये पिक्चर नजर आए. ज़्यादा लार्ज से नहीं नजर आ रही. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पाराओरल कुछ रेक्टल है, कुछ पाराओरल है. ये भी रेक्टल है. इसके अलावा वंस डेली है, 3 times a day है, वंस डेली है, 4 times a day है, वंस डेली है. ये मुख्तलिफ है. इसके अलावा पीएच डिपेंडेंट है, खासतौर पे ग्रेटर देन 7 है वहाँ पे रिलीज होगा, लेस देन 6 है ये रिलीज होगा. और ये इथाइल सेलुलोज मेम्ब्रेन कंट्रोल रिलीज माइक्रोपैलेट्स ये बने हुए हैं और लिक्विड एनीमा यहाँ पे अवेलेबल है. तो ये खासतौर पर डिस्टल इलियम कोलॉन के लिए, रेक्टम के लिए डिस्पोजिटरी दी जाती है, डिस्टल इलियम. और इसके अलावा हमारे पास कोलॉन के लिए दी जा सकती है, इंटायर स्मॉल इंटेस्टाइन, कोलॉन, रेक्टम,
सिग्माइड कोलान के लिए दिया जाता है। और लास्ट में हमारे पास है ओलासालाजीन, डाइपेंटम के नाम से अवेलेबल है। इसमें पर ओरली हम देते हैं, ट्वाइस डेली है। ये भी 5-ASA यानी 5 अमीनो सैलिसिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स हैं, और ये भी क्लीवेज डिपेंडेंट है कि कोलॉन बैक्टीरिया इसको ब्रेक डाउन करेंगे ड्रग को, और वो एक्टिव जो सैलिसिलेट है वो रिलीज करेंगे, जो कि इन्फ्लेमेशन को कम करेंगे कोलॉन के अंदर। देयर आर 5 मेजर टाइप्स ऑलरेडी आई हैव टोल्ड, जो पहले भी बता चुका हूँ। तो नेक्स्ट वी गो द कम्बिनेशन थेरेपी ऑफ अल्सरेटिव कोलाइटिस, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। लेकिन ये जो ड्रग्स हैं खास तौर पे दोनों में कम्बिनेशन दिया जा सकता है, अल्सरेटिव कोलाइटिस में और क्रोन डिजीज में, to help boost drug levels and reduce anti-drug antibody levels. तो इंसिडेंस रेट्स पर 10,000% अनएडजस्टेड सीरियस इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि ये इम्यूनिटी को भी डिस्टर्ब करते हैं। नॉर्मल फ्लोरा जो है जब इम्यूनिटी को डिस्टर्ब करेगा तो उससे अपॉर्चुनिस्टिक जो बैक्टीरिया हैं वो आ जाते हैं, अपॉर्चुनिस्टिक डिजीजेस जो है वो हो जाती हैं, जैसे निमोनिया है, तो वायरल हर्पीज की जो वायरल डिजीजेस हैं, इस तरह की जो है हेपेटाइटिस की डिजीजेज हैं वो इंड्यूस होना शुरू हो जाती है। तो सीरियस इन्फेक्शन के थायोप्योरिन मोनोथेरेपी में देखें, सीरियस इन्फेक्शन के जो चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। इसके अलावा अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। वायरल बैक्टीरियल जो इन्फेक्शन है वो भी बढ़ रहे हैं यहाँ पे। इसके एंटी TNF अल्फा को अगर देखा जाए मोनोथेरेपी में बहुत सारे चांसेस बढ़ रहे हैं ये सीरियस इन्फेक्शन के, और यहाँ पे चांसेस अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन के भी उससे ज़्यादा है, इससे ज़्यादा है। इसी तरह कम्बिनेशन थेरेपी में सबसे ज़्यादा जो है ये बढ़ जाते हैं, अपॉर्चुनिस्टिक सीरियस जो इन्फेक्शंस हैं वो बढ़ जाते हैं। तो लिहाजा यू कैन सी फ्रॉम द पेपर गैस्ट्रोएंटरोलॉजी का है, उसमें दिखाया गया। नेक्स्ट वी गो टुवर्ड्स द लास्ट पोर्शन दैट इज हर्बल ट्रीटमेंट। इसमें मैं होम्योपैथी का भी जिक्र करूँगा, बाकी जो आयुर्वेदिक के कोई अवेलेबल हैं, अगर ट्रस्टेड हैं, यू कैन परचेज और टेक कर सकते हैं, लेकिन प्रॉपर उसकी डायग्नोसिस, प्रॉपर ट्रीटमेंट जो है एक्सपर्ट बनने की ये ट्रीटमेंट हो सकती है। ज़्यादातर जो डॉक्टर हैं वो इसको एक्सप्लेन अच्छा कर सकते हैं। मेडिसिनल प्लांट्स फॉर अल्सरेटिव कोलाइटिस इंक्लूड कैमोमाइल, लेकोराइस, मुलट्ठी कहते हैं, एलोवेरा है जो कॉमन है, और प्राइम रोज है, फिश ऑयल है, ये वाले रोज इस्तेमाल किया जा सकता है। मार्श मेलो जो है ये भी यूज़ किया जा सकता है। टर्मेरिक है, हल्दी है, या लिक्विड करक्यूमिन है, हल्दी है, या इसको टर्मेरिक को भी इस्तेमाल किया जा सकता है। एंड्रोग्राफिक पेनिकुलेटा एक्सट्रैक्ट लिया जा सकता है, प्लांट का एक्सट्रैक्ट है। एलोवेरा जेल है, प्लांटेगो ओवेटा, ये सीड्स हैं। इसके अलावा हमारे पास जर्मिनेटेड बार्ले फूड स्टफ्स हैं, बार्ले के ओट्स और बार्ले। ब्रोमिलीन है, ब्रोमिलीन जो है ये भी हार्मोन एंजाइम का काम करता है। साइलम हस्क है, खासतौर पे इसबगोल का छिलका है। टारमेंटल एक्सट्रैक्ट्स हैं, लिकोराइस, मुलट्ठी जैसे मैं यहाँ बता चुका हूँ। बोसविलिया सिरेटा है, बहुत इंपॉर्टेंट प्लांट है, ये यूज होता है। व्हीट ग्रास, ट्राइटिकम एस्टिवम, ये इस्तेमाल होता है। करक्यूमिन जो है हल्दी भी इस्तेमाल होती है। तो लिहाजा दीज आर द मेजर थिंग्स, और मजीद भी आप इसको देख सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन होगा तो मैं इसका हल आपको बताऊंगा कि कौन से फर्दर ट्रीटमेंट की जा सकती है। If you have any question, you can write in the comment section. Please subscribe my channel for more updates, more videos, और digestive system की आगे भी डिजीजेज आएंगी, लाइक क्रोन डिजीज के बारे में भी जो है वो भी मैंने बतानी है, उनके भी 2 पार्ट्स आएंगे। और इसके साथ साथ SCD जो है स्पेसिफिक जो है कार्बोहाइड्रेट डाइट है, किन किन पेशेंट में दी जा सकती है, कौन कौन सी डिजीज में दी जा सकती है, उसके बारे में वो बात करेंगे। कौन सी चीज़ें अलाउड हैं, कौन सी नहीं है अलाउड, और इसके साथ प्रोकाइनेटिक ड्रग्स हैं, डायरिया है, कॉन्स्टिपेशन है, इस तरह की पेप्टिक अल्सर है। तो ये सारी डिजीजेज डाइजेस्टिव सिस्टम की हैं। तो मैंने सबसे पहले इनको स्टार्ट किया है, इंशाल्लाह वो भी आगे करेंगे। और वीडियो को भी पूरी तरह देखें, अगर कोई क्वेश्चन है तो उसको राइट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फॉर योर लिसनिंग, फॉर योर अटेंशन। गॉड ब्लेस यू ऑल। अल्लाह हाफिज़।